तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आपको क्या लगता है कि सबसे पहले बात तो हम मखसूस नशिस्तों के हवाले से करेंगे, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि ये जो ऑपरेशन के हवाले से बातें स्टार्ट हो गई हुई हैं। आप बताइएगा मखसूस नशिस्तों वाली क्या कहानी है? जी बहुत शुक्रिया। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला इसलिए बनता जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तमाम जजेस की राय मुख्तलिफ है और बुनियादी तौर पर ये तो सब जानते हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार जीते उनमें से अक्सरियत, अगर मैं कहूँ कि 90% से ज़्यादा लोग वो तहरीक इंसाफ के वोट से ही आए। तो उसके बाद बहरहाल तहरीक इंसाफ को एक बेहतर प्लानिंग के साथ आना चाहिए था, लेकिन चूंकि गुज़िश्ता 2 साल में उनके साथ सियासी तौर पे इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही थी, उन्हें मुकदमात का सामना था, उनके लोग गायब थे और इस वजह से उनसे इलेक्शन जीतने के बाद के आने वाले दिनों में कोई बेहतर फैसले नहीं हो सके। उसकी वजह से हम देखते हैं कि उमर अयूब या बैरिस्टर गौहर जो कि पार्टी के चेयरमैन है, वो आज़ाद हैसियत से असम्बली में हैं, जबकि उनके बाकी तमाम लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से हैं। तो उस वक्त जो स्ट्रेटजीज बनाई गई, जिसमें पीटीआई एक नजरियाती भी थी जो नाकाम हो गई, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ देखा गया, तो ऐसे लगता है कि उस वक्त पीटीआई को इतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकती, जिसकी वजह से टेक्निकली उन्हें इन ग्राउंड्स के ऊपर नॉकआउट करने की कोशिश की गई। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि वो सारी की सारी सीट्स ऐसी पार्टीज को दी गई, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर के जिनकी इंतखाबी परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो एक बड़ा मज़हका खेज सा फैसला बन गया कि जिसमें हमने देखा कि अगर किसी पार्टी की 3 नशिस्तें हैं तो उसको 6 मिल रही हैं मखसूस नशिस्तें, किसी की 5 नशिस्तें हैं तो उसे 8 मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं। तो वो एक अदम तवाज़ुन का शिकार हो गया मामला और लोगों ने ये कहा कि ये किस तरह का फैसला है कि जिसके अंदर आपने इंसाफ के असूलों को मद्देनजर नहीं रखा। तो इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम बहस हो रही है, जिसके अंदर ये देखना है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो नशिस्तों से महरूम किया गया था, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। और मुझे लगता है कि ये कोई मुतफिक का फैसला नहीं होगा, इसके अंदर कई जजेस की राय मुख्तलिफ होगी और ये अक्सरियती फैसला होगा। अच्छा, लेकिन भाई साहब ऑन द होल सिनेरियो आप ऑब्वियसली देख रहे हैं, ऑब्वियसली आपने लम्हा बलम्हा नज़र भी रखी होगी इन चीज़ों के ऊपर। अब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत भी चल रही है। अच्छा, अगर हम इसको एक साइड पर रखते हैं, मैं जनरली अगर ये पूछूं कि आपके नज़रिए में ये सारा मामला जो है वो किस तरह से सम अप होना चाहिए, तो आप क्या बताएंगे? जी, इसमें ये तो बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही अवाम ने वोट दिए हैं और उसके बाद वो मामला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ जाए या आज़ाद हैसियत में अरकान हो, तो इसमें मेरी राय में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अगर इलेक्शन कमीशन से पहले इलेक्शन कमीशन को लिस्ट नहीं जमा कराई थी, तो मेरा ख्याल है कि उसके अंदर हमारे पास ऐसी अदालती नज़ीर मौजूद है कि जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस के बाद नशिस्तें की फहरिस्त मांग ली। मिसाल के तौर पर फाटा से, खैबर पख्तूनख्वा से बाप पार्टी के कुछ लोग 2018 के बाद मुंतखब हुए थे, तो उस वक्त उनकी वहाँ पर लिस्ट मौजूद नहीं थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनसे नाम मांग लिए थे। तो मेरा ख्याल है कि इस मामले को इस तरह से दानिशमंदी से सुलझाया जा सकता था, लेकिन चूंकि पीटीआई 2 साल से एक टारगेट में थी, उनके लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही थी, जैसा कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये बाज़गश्त सुनने को मिली कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता था वो दूसरी पार्टी में चला जाता था या वो पाक साफ हो जाता था। तो ये सारी चीजें चल रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि ये एक तसलसल है कि जिसके अंदर पीटीआई को थोड़ा सा हार्ड टारगेट दिया गया और उसे चीज़ों के ऊपर उनको कामयाबी नहीं मिलने दी गई। इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि उन्हें पॉलिटिकली, इलेक्टोरिकली नाकाम बनाया जाए। इसी वजह से फिर उनसे ये सीट्स भी ले ली गई ताकि जो हुकूमती इत्तेहाद है वो 2/3 मेजॉरिटी की तरफ जा सके। और अगर अब कोई ऐसा फैसला होता है, जिस तरह ये सीट्स मुअत्तल हो चुकी हैं, तो हुकूमती इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत इस वक्त ऐवान में नहीं है। ठीक है। अच्छा माजिद साहब, ओके, एक तो ये सिलसिला हो गया। अब दूसरे हवाले से बात करते चलें कि एक थोड़ा बहुत लिवरेज हासिल होता है पीटीआई को, चूँकि वो ऑपोजिशन में है, तो ऑपोजिशन का काम ही ये है कि आप
कोई भी बात हो या उसके ऊपर आपको हो तो आप कोई ना कोई ऑपोजिट बात ही निकालें। एनीवेज ये ज़रूरी भी नहीं है, कई मुतफ़िका फ़ैसले भी हो सकते हैं। अभी जो ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम के हवाले से पीटीआई की मुखालफत सामने आई अपनी जगह पर, उन्होंने कहा कि हम लोगों से मशावरत नहीं की गई और कौमी असम्बली में इसको लेकर आया जाए, अपनी जगह पर बात हो गई। मौलाना फजल रहमान के स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहती हूँ कि उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से, प्लस उन्होंने ऑब्वियसली पहले जब मिड टर्म गवर्नमेंट से पहले उन्होंने जब इत्तेहादी बनाए थे, सारा कुछ हुआ था, उनमें वो पेश थे। अब जब ये बने, इलेक्शन हुए, तब से हम देख रहे हैं कि वो नाला से हैं। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत जो है फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो इस तरह से फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, हम इस इलेक्शन को ही नहीं मानते। सबसे पहली बात उनका ये सबसे पहला मतलब लाइक आप समझ लें कि वो आया था, मुखालफत सामने आई थी। अब उन्होंने इस ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम के हवाले से भी बात की है। कल भी उन्होंने, मैं वही बात करी थी, बड़ी भारी भरकम इसलिए कि उन्होंने मतलब लाइक इस तरह की बातें कर दी कि वो वाकई अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट हैं। आई डोंट नो कि उन्होंने जमहूरियत के हवाले से बात की कि जमहूरियत हो के भी जमहूरियत नहीं है, प्लस वज़ीर आज़म से भी काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं। उनका बेसिकली आपको पॉइंट ऑफ व्यू क्या नज़र आता है कि वो इतनी ज़्यादा मुखालफत क्यों कर रहे हैं? जी, मौलाना फजलुर रहमान का मामला 2018 से स्टार्ट होता है कि जब उनका ये ख्याल था, उनको ये शिकायत थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनका जो वोट चंक है उसको कम करके तो उसको तहरीक इंसाफ की तरफ शिफ्ट किया है। अच्छा। और ये मामला उस वक्त से ही चल रहा है कि जिसके अंदर उनके इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात शुरू हुए। पीडीएम हुकूमत के अंदर ज़रूर उन्हें हिस्सा मिला, लेकिन उसके बावजूद जो अभी जो इंतखाबात में उसके अंदर फिर उनका ये मौक़िफ़ है कि उनकी सीट्स कम कर दी गई और इसी वजह से आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा की बजाय बलूचिस्तान से मेंबर कौमी असम्बली हैं। अच्छा माजी साहब, आई एम सॉरी टू कट यू आउट, आप मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर कोई आपका वोटर है तो कोई भी XYZ भी, जैसे आपने एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की है, तो वो आपका वोटर कट आउट कर सकती है और मोड़ सकती है? क्योंकि मेरे सामने तो एक हालिया बहुत बड़ी मिसाल है कि हमने अभी इलेक्शंस भी देखे हैं, तो जो पीटीआई का जो वोटर है वो तो नहीं साइड पर हुआ। बिल्कुल, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात इसलिए है कि मौलाना फजलुर रहमान जब धांधली की शिकायत करते हैं और पीटीआई के साथ मिल के बैठते हैं तो वो किसके खिलाफ धांधली की शिकायत कर रहे हैं? ये कंट्राडिक्शन है उनकी बात के अंदर, क्योंकि अगर वो पीटीआई के साथ बैठे हुए हैं तो पीटीआई ने ही उनको हराया है जी। तो ये कैसे हो सकता है कि दो जमातें जिन्होंने एक दूसरे को हराया वो साथ बैठ के धांधली के ऊपर बात कर रही हो? तो इस वक्त उनकी सियासत का सबसे बड़ा फ्लॉ यही है कि वो अपने उस मौक़िफ़ को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि वो ये शिकायत किससे कर रहे हैं। अगर वो असद कैसर के साथ मिलते हैं या ऑपोजिशन में बैठकर तहरीक इंसाफ के साथ बैठ के ये बात करते हैं कि धांधली हुई है, तो फिर वो ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो जीतने वाला है वो भी उनके साथ बैठा है। exactly. तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ इस वक्त उसमें कुछ कंट्राडिक्शंस हैं जिसकी वजह से उन्हें इतनी पजीराई नहीं मिल रही, लेकिन चूंकि वो एक बुजुर्ग सियासी रहनुमा हैं इसलिए उनकी बात को हमेशा संजीदगी से लिया जाता है। लेकिन माजिद साहब, आपने कभी ये नोटिस नहीं किया कि रविश रही है, रिवायत रही है कि हमेशा से मौलाना फजलुर रहमान ही क्यों नाराज होते हैं? जी, ये तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से मेरा ख्याल है उन्हें अपने ताल्लुक को बढ़ाना चाहिए और वहाँ पर अपनी वर्किंग को मजबूत करना चाहिए। डेरा इस्माइल खान उनकी स्ट्रॉन्ग बेस है जहाँ से अब उनको कोई अच्छे इंतखाबी नताइज नहीं मिल रहे, तो वो मेरा ख्याल है उसका गुस्सा वो निकालते हैं थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और वो उसको ये समझते हैं कि शायद उनके साथ कोई धांधली की जा रही है, लेकिन मेरे ख्याल में उन्हें अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ऐसी क्या खामी है जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान। ठीक है माजिद साहब, जाते जाते वन लाइनर ये भी बता दीजिएगा, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म नहीं बस कुर्सी पर बैठे हैं, ये क्या था? मतलब समझ नहीं आई। देखिए, ये तो अब काफ़ी सियासी रहनुमाओं की राय है कि चूंकि कोलिशन गवर्नमेंट है और फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का मसला दरपेश है और अपोजिशन को बहुत शिकायत हैं, तो इसलिए ये बात तो दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोई इतने ताकतवर या बाअसर वज़ीर आज़म नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कई अगर मगर मौजूद हैं। तो इसलिए ये कहना कि शहबाज शरीफ कोई ताकतवर या बाइख्तियार वज़ीर आज़म है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। ये बात दुरुस्त है कि वो एक कोलिशन के कमज़ोर वज़ीर आज़म है।